क्लास 12 के स्टूडेंट्स कृपया इसका शॉर्ट और जल्दी रिवीजन कर लें। स्टार्ट। सबसे पहले वर्ड आ गया पॉलीमर। पॉलीमर वो मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है जो छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल के जुड़ने के कारण होता और इसका मॉलिक्यूलर मास काफ़ी अधिक होता। जो सबसे छोटे मॉलिक्यूल होते उनको हम लोग नाम देते मोनोमर। और ये क्वेश्चन कई बार मांगा जाता जो किसी पॉलीमर का नाम दे दिया गया और आपसे पूछा जाता बताइए इसके मोनोमर के नाम क्या होंगे। एक वर्ड हो गया होमोपॉलीमर। वह पॉलीमर है जिसमें एक प्रकार के वन टाइप ऑफ मोनोमर्स होते हैं। कोपॉलीमर वो हो गया जिसमें वन से ज़्यादा प्रकार के मोनोमर होते, जैसे नाइलॉन 6,6। फिर हो गया आपका बहुत सारे हैं, नाइलॉन 6,10। फिर हो गया ग्लिप्टल, टेरलिन, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ मिलेंगे। फिर हो गया नेचुरल पॉलीमर, बाय नेम वेरी क्लियर। वह पॉलीमर जिसका निर्माण नेचर के से प्राप्त होता, जो नेचर से हमें मिलता है उसे हम नाम देते हैं नेचुरल पॉलीमर। एग्जाम्पल्स खाली ध्यान रखना है, स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, कॉटन, ढेर सारे एग्जाम्पल, नेचुरल रबड़, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। सिंथेटिक पॉलीमर नाम से काफ़ी क्लियर है, वह पॉलीमर जिसकी प्राप्ति सिंथेटिकली मतलब कृत्रिम रूप से आप लेबोरेटरी या इंडस्ट्री में प्राप्त करते, इस प्रकार के पॉलीमर को हम लोग नाम देते सिंथेटिक पॉलीमर। नायलॉन 6, नायलॉन 6,10 या सिंथेटिक रबड़, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर वो हो गए जिसमें हाफ सिंथेटिक हो गया और हाफ हमारा नेचुरल ओरिजिन से प्राप्त हुआ, मतलब दोनों को मिलाकर जो पॉलीमर बना नाम हो गया सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर नाम से ही काफ़ी क्लियर है, वह पॉलीमर जिसका वन लाइन में मतलब स्ट्रेट लाइन में वन एक्सिस पर जिसके स्ट्रक्चर होते नाम हो गया लीनियर पॉलीमर। एग्जाम्पल याद रखिएगा पीवीसी, नायलॉन वगैरह। फिर ब्रांच पॉलीमर नाम से ही काफ़ी क्लियर है, वह पॉलीमर जिसमें ब्रांच शाखा होती है, ब्रांच होता है, वो कहलाएगा ब्रांच पॉलीमर। क्रॉसलिंक पॉलीमर, क्रॉसलिंक पॉलीमर हो गया जिसमें क्रॉसलिंक स्ट्रक्चर होता और क्रॉसलिंक स्ट्रक्चर को आप ऐसे समझ लें जैसे इस तरह से अगर कोई अरेंजमेंट है चेन का अगर इस तरह से अरेंजमेंट है, उसमें अगर यहाँ जुड़ जाए, यहाँ जुड़ जाए, यहाँ जुड़ जाए, अल्टरनेट इस तरह से करके जो स्ट्रक्चर बनता उसे हम लोग नाम देते क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर। तो ये एक पार्ट याद रखना है। इलास्टोमर याद रखिएगा, इलास्टिक बिहेवियर, खींच देंगे लेंथ इंक्रीज हो जाता, छोड़ देंगे ओरिजिनल अपनी जगह पर आ जाता। और ये ध्यान रखना है इसका अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा वीकेस्ट होगा, सबसे कमज़ोर होगा। नेचुरल रबर, डियोप्रिन वगैरह इसके एग्जाम्पल हो गए। फाइबर याद रखिएगा, जितने भी टाइप के इस वैरायटी में पॉलीमर हैं जिसमें फाइबर जो होता वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग होता, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता। थर्मोप्लास्टिक याद रखिएगा, प्लास्टिक का नेचुरल गुण होता अगर आप हीट करते हैं वो सॉफ्ट हो गया, एक पर्टिकुलर ढांचा में डाल दीजिए उस शेप का हो गया। और ये काम अगर आप बार बार कर सकते हैं तो नाम देंगे थर्मोप्लास्टिक। वंडरवाल फोर्स होंगे, एडिशनल पॉलीमर होगा, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा, पीवीसी, टेफ्लॉन वगैरह एग्जाम्पल। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आप अंतर बताएं। थर्मोसेटिंग एक वर्ड खाली ध्यान दीजिएगा, सेट वर्ड का मतलब हो गया फिक्स होना। मतलब अगर आप कोई प्लास्टिक लेते उसको हीट करके एक आकार में आपने डाल दिया, ठंडा किया, फिर वो अपने शेप में आ गया और फिर उसके बाद अगर आप उसको दोबारा हीट करते हैं तो वो अपने मतलब वो पूरा आड़ा टेढ़ा हो जाएगा। मतलब जिंदगी में एक बार वन टाइम उसको आप शेप में ला सकते, दोबारा अगर आप उसको रीशेप करना चाहें वो नहीं होता, तो ये नाम कहलाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ये कंडेंसेशन थर्मोप्लास्टिक्स में याद रखिएगा, वो था एडिशन और ये था कंडेंसेशन। ये क्रॉस लिंक होता और ये इनसॉल्युबल होता ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। और इसके एग्जाम्पल बेकेलाइट, मेलामाइन, ये सब इसके एग्जाम्पल है, याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में आप अंतर बताएं।
अगला हो गया प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर ये वो मटेरियल है जिसको हम जानते हैं अगर हम प्लास्टिक को हीट करें तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, और फिर उसके बाद उसको कूल करें और एक शेप में सांचा में ढाल दें तो उस आकार का हो गया। अब इस काम को अंजाम देने के लिए अगर हम बाहर से कोई ऐसा पदार्थ मिला दें जिसके कारण हम ये पाते हैं जो उसको और आसानी से शेप में डाला जा सके, मतलब वो और समझ लीजिए वो आसानी से ढांचा में बदल जाए, तो ऐसे मटेरियल को अगर आप प्लास्टिक में मिला दें जिसके कारण उसको डिज़ाइन और शेप देना बहुत आसान हो जाता, इसको हम लोग नाम देंगे प्लास्टिसाइजर, और नाम हो गया डाई अल्काइल थैलेट। अगर इसका स्ट्रक्चर आप जानना चाहें तो याद होगा ये था बेंजीन। बेंजीन में अगर 1,2 पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ दें तो याद कीजिए इस कंपाउंड का नाम हो गया थैलिक एसिड। इससे हाइड्रोजन को हटा दें तो नाम हो गया थैलेट, और अगर अल्काइल जोड़ दें तो नाम हो गया डाई अल्काइल थैलेट्स। ये इसके नाम याद रखेंगे। एडिशन पॉलीमर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या अंतर है बताएं। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो और एडिशन पॉलीमर का दूसरा नाम याद रखिएगा चेन ग्रोथ पॉलीमर, और कंडेंसेशन का दूसरा नाम याद रखिएगा स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। अलर्ट यहाँ पर क्वेश्चन एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में अंतर बताएं, या आपको सेकंड क्वेश्चन दे दिया गया जो आप ये बताएं जो चेन ग्रोथ पॉलीमर और स्टेप ग्रोथ पॉलीमर में क्या डिफरेंस है, ये आप बताइए। वेरी गुड क्वेश्चन। तो वह पॉलीमर जिसका निर्माण एक ऐसे मोनोमर से होता जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड, मतलब मोनोमर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते, तो वो कहलाएगा एडिशन पॉलीमर, और प्रोसेस को नाम देंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन। किसी भी एडिशन पॉलीमर में पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसके साथ जो अलग अलग मोनोमर के यूनिट हैं वो आपस में आकर जुड़ जाएगा। एडिशन पॉलीमर में कुछ भी बाहर नहीं निकलता, मतलब कोई और मॉलिक्यूल वाटर HCl वगैरह कुछ भी बाहर नहीं निकलता, और इसमें पॉलीमर और मोनोमर दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला जो होगा वो आइडेंटिकल होगा। पॉइंट याद रखना है, इसमें कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा। मोनोमर में पाई बॉन्ड मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा या उसके डेरिवेटिव होंगे, इसमें दोनों के एम्पिरिकल फार्मूला बिल्कुल आइडेंटिकल हो जाएंगे। कंडेंसेशन पॉलीमर का दूसरा नाम अभी तुरंत हमने बताया स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। इसके मोनोमर में फंक्शनल ग्रुप होंगे, और वो फंक्शनल ग्रुप कंबाइन करने के बाद कुछ न कुछ मॉलिक्यूल को बाहर निकालेंगे, और इसमें याद रखना है मोनोमर का एम्पिरिकल फार्मूला और पॉलीमर का एम्पिरिकल फार्मूला आइडेंटिकल नहीं होगा। कम से कम मिनिमम 3 पॉइंट्स को जरूर याद रखें। बायोपॉलीमर वह पॉलीमर जिसकी प्राप्ति बायोलॉजिकल ओरिजिन मतलब पेड़ पौधे जीव जंतुओं से प्राप्त होता, नाम देंगे बायोपॉलीमर। प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड वगैरह जो पॉलीमर हुए ये कहलाएंगे एक वर्ड आया बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, तो वह पॉलीमर जिसको नेचर में अगर आप छोड़ दें तो वो नेचर में सड़ गल के मिल जाए, मतलब वो पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं करता, ऐसे पॉलीमर को नाम देंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। जितने भी नेचुरल पॉलीमर होते हैं दे ऑल आर बायोडिग्रेडेबल, मतलब वो अपघटित हो जाते, सड़ गल के मिट्टी में मिल जाते। एग्जाम्पल ढेर सारे आपके पास है। वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़, यहाँ से एक छोटे से प्रश्न होते। नेचुरल रबड़ जो होता वो बहुत सॉफ्ट होता, उसको थोड़ा इलास्टिक बनाने के लिए हम उसमें थोड़ी सी मात्रा सल्फर की मिलाते हैं, जिसके कारण वो क्रॉस लिंक हो जाता और जिसके कारण उसमें इलास्टिक बिहेवियर बन जाता, और इस प्रोसेस को नाम देंगे वल्केनाइजेशन। क्वेश्चन, वल्केनाइजेशन में किस एलिमेंट को मिलाया जाता? जवाब सल्फर को मिलाया जाता। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीएमाइड? तो एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, वेरी गुड एग्जाम्पल। ये एक कंपाउंड हो गया एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। उस पर जैसे ही आप अमोनिया
या एमाइन की इस्तेमाल करते, H2O जब बाहर निकल जाता तो उसके बाद ये जुड़ने के बाद C डबल बॉन्ड ON, तो ये लिंकेज जिसमें बनेगा उस फैमिली को नाम देंगे एमाइड। और जब किसी पॉलीमर में ढेर सारे एमाइड जुड़ जाएंगे तो नाम होगा पॉलीएमाइड। द बेस्ट एग्जाम्पल इज नाइलॉन फैमिली। फिर इसके बाद एक वर्ड आएगा पॉलीईस्टर। तो सब लोगों को याद होगा जब भी हम कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और उसमें हम अल्कोहल का रिएक्शन करते हैं तो याद कीजिए उसके जुड़ जाने के कारण जिस फैमिली का निर्माण होगा वो कहलाएगा ईस्टर। तो वह पॉलीमर जिसमें ईस्टर ग्रुप की पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता, उस प्रकार के पॉलीमर को हम लोग नाम देंगे पॉली। पॉली मतलब ढेर सारा, ईस्टर मतलब ईस्टर ग्रुप, उसको हम लोग नाम देंगे पॉलिस्टर। टेरलिन हो गया, ग्लिप्टल हो गया, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं जो पॉलिस्टर फैमिली में आते हैं। एक एक करके नेमिंग पर चले। पॉलीथीन के मोनोमर का नाम हो गया ईथीन। पॉलीथीन दो प्रकार, एक हो गया लो डेंसिटी, एक हो गया हाई डेंसिटी। दोनों के मोनोमर एक ही हैं, ईथीन बनाने के प्रोसेस अलग अलग है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो इसके मोनोमर का नाम याद रखना है विनाइल क्लोराइड। तो ईथीन से 1 हाइड्रोजन हटा दीजिए और एक Cl जोड़ दीजिए तो नाम हो गया विनाइल क्लोराइड। अगर हम टेट्राफ्लोरोईथीन लेते हैं और उसका पॉलीमराइजेशन करते हैं तो उसी पॉलीमर का नाम हो गया टेफ्लॉन और मोनोमर का नाम याद रखना है टेट्राफ्लोरोईथीन। नेक्स्ट पॉलीस्टाइरीन, तो याद कीजिए ईथीन आप लें, ईथीन से 1 हाइड्रोजन हटाकर, ईथीन से जब 1 हाइड्रोजन हटाकर हम फिनाइल ग्रुप को जोड़ देते तो इस कंपाउंड का नाम होता स्टाइरीन। और जब पाई बॉन्ड टूटकर ढेर सारे स्टाइरीन के मॉलिक्यूल जुड़ जाते तो नाम हो गया पॉलीस्टाइरीन, जिसका दूसरा नाम स्टाइरोन हो गया। तो इसके मोनोमर का नाम याद रखिएगा। तो मोनोमर के लिए आप फार्मूला भी इस तरह से लिख सकते CH डबल बॉन्ड CH2। एक एग्जाम्पल हो गए। फिर याद कीजिए पेन, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल या दूसरा नाम ऑर्लोन। तो याद रखें ईथीन से 1 हाइड्रोजन हटाकर अगर आप CN जोड़ दें तो इसका नाम हो गया एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल ये मोनोमर हो गया। पेन के मोनोमर का नाम या ऑर्लोन के मोनोमर का नाम या एक्रिलोन के मोनोमर का नाम हो गया। नेक्स्ट हो गया PA। अब याद कीजिए ये एसिड कहलाएगा एक्रिलिक एसिड। ईथीन से 1 हाइड्रोजन हटाकर कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ दें। अब उस एसिड से 1 हाइड्रोजन को हटाकर जैसे ही आप C2H5 डालेंगे तो इसका नाम हो गया इथाइल एक्रिलेट। तो पूछा PA के मोनोमर का नाम क्या होगा, तो जवाब हो गया इथाइल एक्रिलेट इसके मोनोमर का नाम होगा। फिर पूछा गया प्लेक्सीग्लास या PMMA के मोनोमर का नाम क्या होगा। वेरी इजी, याद कीजिए ये आपने लिया एक्रिलिक एसिड, उस एसिड से हाइड्रोजन हटाकर आप जोड़ दें मिथाइल और एक और हाइड्रोजन आप हटा लें यहाँ पर और जोड़ दें CH3 तो नाम हो गया पॉली मिथाइल मीथ एक्रिलेट। तो ये वर्ड आपका पॉली मिथाइल मीथ एक्रिलेट, इसी का दूसरा नाम हो गया प्लेक्सीग्लास के मोनोमर का नाम। फिर अगला हो गया नेचुरल रबड़। तो याद रखिएगा नेचुरल रबड़ के मोनोमर का नाम हो गया आइसोप्रीन। आइसोप्रीन सिर्फ यही इसमें जैसे ये गुट्टा पर्चा भी यही होता है, एक से आइसोमर एक ट्रांस, लेकिन आप सिर्फ आइसोप्रीन नाम याद रखिएगा। और आइसोप्रीन का फॉर्मूला ये हुआ
ये कहलाएगा 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन। आइसोप्रीन का ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा, 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन। ये इसके मोनोमर हो गए नेचुरल रबड़ के। फिर याद करें सिंथेटिक रबड़। सिंथेटिक रबड़ में एक नाम हो गया नियोप्रिन, और नियोप्रिन में बस इतना ध्यान रखना है, आप बना लें, बस यहाँ Cl डाल दीजिएगा, ये बदल दीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें बराबर है। तो नाम हो गया 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन। 1,3 डाइन नाम डाल देंगे, और इसके मोनोमर का नाम होगा क्लोरोप्रिन। मोनोमर का नाम हो गया क्लोरोप्रिन, नाम याद रखेंगे। फिर एक नाम हो गया बूना एन रबड़। तो ये BU वर्ड, बूना का ये वर्ड मिला ब्यूटा 1,3 डाइन, ब्यूटा 1,3 डाइन। और ये N हो गया एक्रिलोनाइट्राइल। तो याद रखिएगा इसमें दो मोनोमर होते, इसलिए इसे नाम देते कोपॉलीमर। ये एक प्रकार का सिंथेटिक पॉलीमर है। अगला नाम हो गया बूना एस रबड़। यहाँ भी याद रखिएगा BU वर्ड, बस वही एग्जाम्पल, ब्यूटा 1,3 डाइन। और ये एस वर्ड का नाम याद कीजिए, ये हो गया स्टाइरिन। ये हो गया स्टाइरिन। स्टाइरिन और दोनों के कंडेंसेशन से, दोनों के एडिशन से ये बना एडिशन पॉलीमर है, क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड है। ये एक प्रकार का सिंथेटिक पॉलीमर है। अगला नाम कंडेंसेशन में हुआ, नाम हो गया नायलॉन 6,6। तो नायलॉन 6,6 में याद रखना है, ये कहलाएगा हेक्सामिथिलीन डाइएमाइन। नाम याद रखिएगा, हेक्सामिथिलीन डाइएमाइन। आप यहाँ पर ले लें CH2 6, CH2 NH2 हेक्सामिथिलीन डाइएमाइन। फिर एक नाम जरूर याद रखिएगा एडिपिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें दोनों किनारे पर आप कार्बोक्सिलिक एसिड डाल दें, C डबल बॉन्ड OOH। फिर यहाँ पर CH2 C डबल बॉन्ड OOH। कंपाउंड का नाम याद रखिएगा, ये कहलाएगा एडिपिक एसिड। ये हेक्सामिथिलीन डाइएमाइन। जैसे ही H2O निकालेंगे ये एक एमाइड फैमिली बना। ये एक प्रकार का कंडेंसेशन पॉलीमर है, सिंथेटिक पॉलीमर है। उसके बाद हो गया नायलॉन 610। नाम से ही काफ़ी क्लियर है, यहाँ भी हो गया 6 कार्बन बताता, ये हो गया हेक्सामिथिलीन डाइएमाइन। और ये हो गया सिबेकिक एसिड, यहाँ पे 10 कार्बन, इस जगह पर यहाँ डाल दीजिए 8 कार्बन। फिर यहाँ डाल दीजिए C डबल बॉन्ड OH, यहाँ भी C डबल बॉन्ड OOH। टोटल कार्बन 8 और 1 9 और 1 10, ये 10 बता रहा, यहाँ टोटल कार्बन 6 बता रहा। तो ये नंबर कार्बन की कुल संख्या को, टोटल नंबर को बताता। फिर हो गया 2,6, यहाँ भी आप वही इस्तेमाल करेंगे। इसमें हो गया 2 कार्बन के एमिनो एसिड। इधर आपके पास ये हो गया 2 कार्बन के एसिडिक ग्रुप हो गए इस जगह पर। और यहाँ पर आपके पास 6 कार्बन के हो गए, और दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा 2,6। नाम हो गया नायलॉन 2,6। सब में खाली याद रखना है, वो कार्बन के टोटल नंबर को बता रहा मोनोमर में, नायलॉन 6। इसके लिए एक एग्जाम्पल, एक नाम याद रखिएगा, टोटल कार्बन 6 होंगे, और इसके मोनोमर का नाम कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम। और वो इस प्रकार का, यहाँ पर NH ग्रुप, यहाँ पर ये एमाइड ग्रुप, एमाइड वाला ग्रुप, C डबल बॉन्ड O। अब 1 कार्बन हो चुका, यहाँ पे 2 3 4 5 6, ये नाम हो गया कैप्रोलैक्टम। जब हाइड्रोलाइसिस करिएगा तो ये टूटने के बाद इस प्रकार से बनेगा CH2 होल 5,
COOH और यहाँ NH2 हाइड्रोलाइसिस करने के बाद ये टूटेगा और ये कहलाया एमिनो कैपरोइक एसिड। असल नाम इसका याद रखिएगा कैप्रोलैक्टम। अब आइए टिरलिन, नाम से ही काफ़ी क्लियर है, इसके मोनोमर होंगे टेरिथैलिक एसिड, मतलब 1,4 पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड, 1,4 पोजीशन पर एसिड। फिर यहाँ पर मोनोमर इथिलीन ग्लाइकॉल, जिसको ग्लाइकॉल भी बोलते, इथिलीन ग्लाइकॉल और ग्लाइकॉल। तो ये दो मोनोमर याद रखना है, ये फैमिली ईस्टर कहलाएगा। फिर एक हो गया ग्लिप्टल, ये हो गया थैलिक एसिड होगा, मतलब बेंजीन रिंग को इस प्रकार से बना लें, हॉरिजेंटल कर लें, इजी होगा समझने में। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का 1 ग्रुप, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, थैलिक एसिड। इसके साथ आपको इथिलीन ग्लाइकॉल जोड़ना है, इथिलीन ग्लाइकॉल जोड़ना है। दोनों का पॉलीमराइजेशन करिएगा तो निर्माण होगा ग्लिप्टल का। ये फैमिली ईस्टर है। उसके बाद एक वर्ड आया बेकेलाइट। बेकेलाइट में याद रखिएगा फिनॉल पर फॉर्मल्डिहाइड डालने से बेकेलाइट का निर्माण होता है। ये पॉलीमर के 1 क्लास रिवीजन टॉपिक हो गए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।